Assalamu alaikum. This is the 17th session for the course Quantitative Analysis and Research for Management. The course code is MGT 491. I am Usman bin Saif. Let's see a quick snapshot of what we had learned in the last session. These were the main topics that we talked about, we discussed them. First of all, we talked about treatment of missing response. Missing response क्या होता है हमने ये भी पढ़ा था. Missing response ये होता है कि आप respondent हैं, I am the interviewer, आपने क्वेश्चन फिल करके मुझे भिजवाया, I am the researcher, और मैंने उसे जब चेक किया तो कोई ऐसा सवाल था जो कि मिसिंग था, आपने इसे हल ही नहीं किया था, आपने उसका रिस्पॉन्स ही नहीं दिया था. दैट इज़ अ मिसिंग रिस्पॉन्स. उसकी फिर ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए. हमने डिस्कस किया था कि या तो सब्स्टिट्यूट अ न्यूट्रल वैल्यू, ये हो सकता है कि मैं खुद उसे फिल कर दूं. 2-3 तरीके हैं उसके, हमने डिस्कस किए थे कि या तो मैं उसको देखूं कि आपके बाकी रिस्पॉन्सेस क्या हैं, अकॉर्डिंगली मैं उसको फिल कर दूं, या मैं देखूं कि जो बाकी पूरे सैंपल का जो मीन है उस क्वेश्चन का वो मैं फिल कर दूं, न्यूट्रल वैल्यू डाल दूं. न्यूट्रल वैल्यू किसे कहते हैं, मीन को, क्योंकि अगर मैं मीन की वैल्यू डालूंगा तो मेरा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों को फ़र्क नहीं पड़ेगा इस वैल्यू से. अदरवाइज़ मैं कोई भी वैल्यू डालता हूँ तो मेरा मीन भी चेंज होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज होगी. या एक तरीका ये हो सकता है क्योंकि वो क्वेश्चनर कंप्लीट नहीं है पूरी तरह और मैं उस क्वेश्चनर को डिस्कार्ड कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ. लेकिन उसका क्या नुकसान है, हमने डिस्कस किया था. उसका नुकसान ये है कि आपका सैंपल साइज कम हो जाता है. सपोज अगर मैंने 200 क्वेश्चनर्स मैंने फिल कराए हैं और 200 में से 150 क्वेश्चनर्स जो थे वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं थे या उसमें कोई गलती थी, और मैं वो 150 के 150 निकाल दूं, मेरा तो सैंपल साइज 50 रह गया. फिर हम हमने एक टॉपिक पढ़ा था पेयर वाइज रिलेशन. पेयर वाइज रिलेशन हमने उसमें पढ़ा था, उसमें हमने लर्न किया था पेयर वाइज रिलेशन क्या होती है कि अगर 200 का सैंपल है, मैं उस 200 में से जितने गुड क्वेश्चनर्स हैं वो उठा लेता हूँ, बाकी सारे डिलीट कर देता हूँ. इसका भी ये नुकसान यही है कि आपका सैंपल साइज कम हो जाता है. बहुत बड़ा अगर सैंपल साइज है, सपोज 2000 का सैंपल साइज है और थोड़े से कोई 15, 10, 5 आपके फॉल्टी या डर्टी क्वेश्चनर्स हैं, तो आप उसमें तो आप डिलीट कर सकते हैं. पेयर वाइज रिलेशन भी कर सकते हैं, केस वाइज भी कर सकते हैं. अदरवाइज तो आप यू कैन नॉट टेक द रिस्क, उससे आपका डाटा ख़राब हो जाता है. फिर उसका हमने जब देखा था मिसिंग रिस्पॉन्स की ट्रीटमेंट्स में, तो एक तो हमने ये देखा था न्यूट्रल वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. एक है कि मैं क्वेश्चनर वापस आपके पास, आप रिस्पोंडेंट ने वापस आपके पास भिजवा दूं कि जी प्लीज़ इसे ज़रा दोबारा देखें और इसको फिल करके दें. एक तरीका हमने ये भी देखा था कि मैं आपके बाकी रिस्पॉन्सेज दूं, देखूं कि आपने बाकी क्या उसमें कहा है, जवाब दिया है, उनकी बेस पे मैं एक अज्यूम कर लूं और मैं उसको फिल कर दूं. फिर हमने एक टेक्निक पढ़ी थी वेटिंग की. वेट्स हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस, अकॉर्डिंग टू हम की वेरिएबल्स को जो कि बहुत जिन पे बेस कर रही होती है हमारी स्टडी, हमें उसकी इम्पोर्टेंस इंक्रीज करने के लिए हम उसको वेट्स दे देते हैं. जो की वेरिएबल्स उनको ज़्यादा वेट दे देते हैं, जो की वेरिएबल्स नहीं उनको कम वेट दे देते हैं, ताकि हमारा जो रिज़ल्ट निकले, जो कंक्लूजन आए, वो आपका पोर्ट्रे करे आपका की वेरिएबल्स को. फिर स्टैंडर्डाइजेशन हमने एक टेक्निक पढ़ी थी. स्टैंडर्डाइजेशन की टेक्निक में क्या था, हमने देखा था, लर्न किया था कि स्टैंडर्डाइजेशन में ऐसे होता है कि हम आपका जो डाटा है, सैंपल है, उसको हर एंट्री को, हर कोड को हम स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में ले आते हैं ताकि हम उसे आपस में कंपेयर कर सकें. उसके लिए क्या करते हैं, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ये कि आप उस वेरिएबल का मीन निकाल लेते हैं और हर एंट्री में से मीन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को से डिवाइड कर देते हैं. तो जो रिजल्टिंग हमारे पास फैक्टर आता है वो क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू होती है उस
रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट उस वेरिएबल की। वेरिएबल्स है ना, हम उसको क्रॉस टेबुलेशन करते हैं, ऊपर आपके आ जाते हैं वेरिएबल्स आ जाते हैं और कॉलम्स में आपके रोज़ के अंदर आपके रिस्पोंडेंट्स आ जाते हैं। रिस्पोंडेंट्स को हम नंबर वाइज या उनको हम कोडिंग कर जब करते हैं तो उनको कोई नंबर असाइन कर देते हैं, टैग कर देते हैं, सीरियल नंबर दे देते हैं। इसी तरह जो वेरिएबल्स हैं उनकी जब कोडिंग करते हैं तो उसको हम अगर वेरिएबल येस में जवाब है तो 1 कर दिया, नो में जवाब है तो 2 कर दिया, 1 2, इस तरह से हम उसको नंबर असाइन कर देते हैं, 4 5 6 जो भी नंबर है। फिर हमने देखा था स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स क्या हैं डेटा एनालिसिस के लिए, और हमने ओवरव्यू किया था कि 2 तरह की स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं, यूनिवेरिएट होती है, एक मल्टीवेरिएट होती हैं। यूनिवेरिएट टेक्निक्स क्या है, जिसमें हम सिंगल वेरिएबल को लेके हम एक एनालिसिस करते हैं। मल्टीवेरिएट में मोर देन 1 वेरिएबल्स होते हैं। हमने इसकी फिर फर्दर क्लासिफिकेशंस और टाइप्स भी लर्न की थी और इनके हमने चार्ट्स भी देखे थे जिसके अंदर हर टेक्निक की सब कैटेगरी और उसकी सब क्लासिफिकेशन सारी मेंशन थी। एक कंप्लीट पिक्चर थी, 2 पिक्चर्स थी, यूनिवेरिएट की, एक मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की, जिसमें बताया हुआ था कि डाउन थ्रू द लास्ट क्लासिफिकेशन टेस्ट कौन कौन से अप्लाई होते हैं। अगर ये क्लासिफिकेशन है, उसकी सब कैटेगरी ये है तो ये टेस्ट अप्लाई होगा, ये क्लासिफिकेशन है, ये ग्रुप है, ये कैटेगरी है, ये क्लासिफिकेशन है तो उस पर ये टेस्ट अप्लाई होगा, दूसरा टेस्ट अप्लाई नहीं होगा। फिर हमने लास्ट सेशन में एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट पढ़ी थी, वो ये थी कि हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। हम अपनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की, बेसिकली स्टैटिस्टिकल टेक्निक, और हम अपना वेरिएबल के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसको कैसे उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसको मैचिंग कैसे करते हैं। हम अपने वेरिएबल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। फिर हम आपस में मैच करते हैं कि ये वेरिएबल हो, इस तरह का डाटा हो तो इस तरह की स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई हो सकती है, इस तरह का डाटा हो तो इस तरह की स्टैटिस्टिकल मेथड या टेक्निक अप्लाई हो सकती है फॉर डाटा एनालिसिस। आज का जो सेशन है इसमें बेसिकली हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को। एक तो ये कि फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है, कब अप्लाई होती है, किन वेरिएबल्स पे होती है और किस उसका फंक्शन क्या है, डाटा को कैसे, डाटा की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डाटा की कैसे होती है, उसके क्या तरीके हैं। उसमें हम देखेंगे अगर हमने एक वेरिएबल को दूसरे से कंपेयर करना है तो, और किस तरह के वेरिएबल्स हैं तो किस तरह का उसके चार्ट्स बनेंगे और क्या उसकी प्रेजेंटेशन होगी। तो let's start with this session. Frequency distribution. Marketing researchers often need to answer questions about a single variable. एक variable. For example, how many users of this brand may be characterized as brand loyal? हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई करते हैं, जब एक वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। और उसकी एग्जांपल हमने कैसे देखी कि हाउ मेनी यूजर्स ऑफ दिस ब्रांड। एक शैम्पू है, जैसे हम हेड एंड शोल्डर्स शैम्पू की बात कर लेते हैं, हम देखते हैं कि कितने उस शैम्पू के यूजर्स हैं जो कि उस शैम्पू को यूज भी कर रहे हैं और ब्रांड लॉयल भी हैं और उसी को यूज करते हैं। ये नहीं कि एक दफ़ा यूज़ किया, वंस यू आर अ यूज़र और नेक्स्ट टाइम यू चेंज इट। नहीं, ब्रांड लॉयल्स हैं, वो हमेशा हर दफ़ा हेड एंड शोल्डर ही बाय करते हैं, उसी को यूज़ करते हैं। अब हम इसकी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हम इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर्स 10 आदमी हेड एंड शोल्डर्स यूज़ करते हैं। अब उन 10 में से कितने हैं जो कि हेड एंड शोल्डर्स के साशे खरीदते हैं, कितने हैं जो कि हेड एंड शोल्डर की छोटी बॉटल खरीदते हैं, कितने हैं जो हेड एंड शोल्डर की बड़ी बॉटल खरीदते हैं। दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी जो फॉल कर रहे हैं। साशे में 5 लोग साशे यूज़ करते हैं, 2 लोग
छोटी बॉटल यूज करते हैं, 3 लोग बड़ी बॉटल यूज करते हैं, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 5, 2, 3. This is what frequency distribution is. Now, what percentage of market consists of heavy users, medium users, light users and non-users? मार्केट है, मार्केट के अंदर कंज्यूमर्स कितने हैं? 1 लाख कंज्यूमर्स हैं. अब वो कंज्यूमर्स कितने हैं जो कि हेवी यूजर्स हैं, कितने हैं जो मीडियम यूजर्स हैं, कितने हैं जो लाइट यूजर्स हैं या नॉन यूजर्स हैं फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट? दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी इज. एक और हम एग्जांपल इस तरह से देखते हैं. हाउ मेनी कस्टमर्स आर वेरी फेमिलियर विद द न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग? कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको पता है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या नया प्रोडक्ट इट इज एन ऑफर? How many are familiar, somewhat familiar and unfamiliar with the brand? एक नया ब्रांड हमने लॉन्च किया, उसका हमने मार्केट सर्वे कराया और देखा आया कितने लोग हैं जिनको पता है कि वो ब्रांड कौन सा है, क्या है, या उनको इतना पता है कि अच्छा ये ब्रांड है, थोड़ा बहुत पता है उस ब्रांड के बारे में, अच्छी तरह जानते हैं कि ये ब्रांड है, या अनफेमिलियर है, पता ही नहीं है ब्रांड कौन सा. फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. व्हाट इज द मीन फैमिलियरिटी रेटिंग? अब जो हमने रेटिंग की, फैमिलियरिटी की, क्या रेटिंग थी? फैमिलियर, वेरी फैमिलियर, अनफैमिलियर. अब इन तीनों का मीन क्या है? कितने लोग इसमें फॉल करते हैं, कितने इसमें फॉल करते हैं, कितने इस फॉल में, 3 कैटेगरीज में फॉल करते हैं, और इनका आपस में मीन क्या है? इज देयर मच वेरिएंस इन द एक्सटेंट टू विच कस्टमर्स आर फेमिलियर विद द न्यू प्रोडक्ट? न्यू प्रोडक्ट जितने लोगों को पता है और जितने लोगों को नहीं पता उसमें क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस है? व्हाट इज द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रांड यूजर्स? हेड एंड शोल्डर्स क्या सिर्फ अमीर लोग ही खरीदते हैं या गरीब लोग भी खरीदते हैं? क्या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है? द आंसर टू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी डिटरमिन्ड by examining frequency distribution. In a frequency distribution, one variable is considered at a time. हमने पहली स्लाइड पे डिस्कस किया था कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज ही उस वक्त करते हैं, ड्रॉ ही उस वक्त करते हैं जब एक वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हो. द ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन अ काउंट of the numbers of responses associated with different values of the variable. एक ही वेरिएबल है. वेरिएबल क्या है? हमने एग्जांपल अभी डिस्कस की हेड एंड शोल्डर्स. हेड एंड शोल्डर्स हमने क्या देखा? हेड एंड शोल्डर के यूजर्स देखे. दिस इज वन वेरिएबल, यूजेबिलिटी ऑफ हेड एंड शोल्डर्स. अब उसके क्या हमने देखने? वैल्यूज देखनी है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. डिफरेंट वैल्यूज क्या है? हमने उसमें बात की कि साशे, छोटी बॉटल है, बड़ी बॉटल है. कितने लोग साशे खरीदते हैं, कितने लोग छोटी खरीदते हैं, कितने लोग बड़ी बॉटल खरीदते हैं? 5, 2, 3. ये क्या है? नंबर ऑफ काउंट्स हैं. दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. छोटे साशे के लिए 5 लोग हैं तो 5 फ्रीक्वेंसी है. The relative occurrence or frequency of different values of this variable is then expressed in percentages. हम जब एक frequency distribution draw करते हैं तो हम एक तो number of count n values देखते हैं, हर category में, हर value में n देखते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको percentage में भी express करते हैं कि अगर 100 sample था 100 का, 100% में से कितने परसेंट लोग थे जिन्होंने साशे खरीदे, कितने परसेंट लोग थे जिन्होंने छोटी बॉटल खरीदी, कितने परसेंट थे जिन्होंने बड़ी बॉटल खरीदी. अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ वेरिएबल प्रोड्यूसेस अ टेबल ऑफ फ्रीक्वेंसी काउंट्स, परसेंटेजेस एंड क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस फॉर all the values associated with that variable.
क्या बताता है हमें? एक तो फ्रीक्वेंसी काउंट बताता है कि किस फ्रीक्वेंसी पे एक इवेंट अकर हो रहा है। परसेंटेज क्या है इन टोटल। क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्या है? क्यूमुलेटिव कहते हैं पहली कैटेगरी प्लस दूसरी कैटेगरी दोनों की मिला के परसेंटेज कितनी बनती, फिर तीसरी कैटेगरी, फिर पहली तीन को मिला के कितनी परसेंटेज बनती, एंड ऑल द वैल्यूज एसोसिएटेड विद दैट वेरिएबल। नाउ हाउ डू वी डिफाइन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? कहते किसे हैं? हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। अब हमने देखना है कि अगर हम स्टेटमेंट में उसे एक्सप्रेस करें तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते किसे? अ मैथमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन whose objective is to obtain a count of number of responses associated with different values of one variable and to express these counts in percentage terms. वही बात जो हमने पहले डिस्कस की। What is the objective? To obtain number of responses which are associated with different values of one variable and to express these counts in percentages. What does a frequency distribution do? It helps to determine the extent of item non-response. सबसे बड़ा फायदा क्या है आइटम नॉन रिस्पॉन्स का? वन रिस्पॉन्डेंट आउट ऑफ 30। वन रिस्पॉन्डेंट आउट ऑफ 30 का मतलब है कि हमारा 30 का अगर सैंपल साइज है और हमने देखा कि हु इज द आउटलायर। आउटलायर कौन सा? आउटलायर से हमें पता चल जाएगा अगर रिस्पॉन्सेज आ रही हैं। हमारा रिस्पॉन्सेज थी हमने कोडिंग की, कोडिंग में वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी वीक। वेरी स्ट्रॉन्ग इज 1, वेरी वीक इज 5। अब अगर हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक नंबर आ रहा है 8 या 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 तो हमारी कोडिंग में है ही नहीं। वेरी स्ट्रॉन्ग इज 1 और वेरी वीक इज 5। 6 तो है ही नहीं, कोई कैटेगरी नहीं। इसका मतलब है कि वो रिस्पॉन्स गलत है, नॉन रिस्पॉन्स को आइडेंटिफाई करता है। या उस सवाल का जवाब ही नहीं दिया तो 0 आ रहा है। अगर उसका जवाब नहीं दिया तो 0 आ रहा है। 0 का मतलब है कि जवाब नहीं दिया। It also indicates the extent of illegitimate responses, जो अभी मैंने बताया 8 है, 8 illegitimate है, 8 तो रिस्पॉन्स है ही नहीं, तो इससे हमें पता चला कि उसने जवाब गलत दिया। जो उससे सवाल पूछा गया था उसे या तो समझ नहीं आया, समझ आया होता तो वो जवाब ठीक देता। 5 कैटेगरीज हैं, 5 में से एक को टिक करता। अब उसने 9वीं कैटेगरी बना दी अपनी तरफ से, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसका मतलब सवाल ही समझ नहीं आया, इसलिए उसने जवाब ऐसा दे दिया। The presence of outliers or case with extreme values can be detected. एक तो outliers हमें पता चल गए। अब extreme values क्या हैं? extreme values ऐसे हैं कि जैसे हमने बच्चों में एक बीमार बच्चों का अगर हम एक रिसर्च कर रहे हैं उन पे, सपोज डायरिया के पेशेंट्स हैं। अब हम देख रहे हैं कि किस एज ग्रुप्स में देख रहे हैं हम उनको कि किस एज ग्रुप में कितने बच्चे फॉल करते हैं। अगर 1 से 2 साल के एज ग्रुप है, 1 महीने से 1 साल का एज ग्रुप है, हम देखते हैं किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी काउंट है। अगर वो वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इट्स एन एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम काउंट है। जैसे 1 से 2 साल के बच्चे अगर 5 बच्चे बीमार होते हैं और 1 महीने से लेके 12 महीने के 30 बच्चे बीमार होते हैं, तो 30 इज़ एन एक्सट्रीम वैल्यू। तो हम देखेंगे कि इतने छोटे बच्चों में ये डायरिया ज़्यादा अफेक्ट करता है, ज़्यादा बीमार होते हैं डायरिया से। हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। या कोई ऐसी खुराक है या कोई ऐसी बात है या छोटे बच्चों का कोई ऐसा दूध है जिसकी वजह से 1 से 12 महीने के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, दूसरे बच्चे कम बीमार होते हैं।
हो सकता है कि 1 से 2 साल के अगर 5 बच्चे हैं वो तो नॉर्मली किसी वजह से उनको डायरिया हो और बीमार हों, लेकिन जो 30 बच्चे 1 महीने से लेकर 12 महीने तक के एज के बच्चे हैं वो किसी स्पेसिफिक वजह से बीमार हो रहे हैं इतने ज़्यादा एकदम. So this is one of the important outcome of frequency distribution, that we can draw a conclusion about a specific variable. और हमने अभी डिस्कस किया कि frequency distribution में हम one variable at a time देखते हैं, उसी की values, उसी के characteristics को हम study करते हैं. The frequency data may be used to construct a histogram or a vertical bar chart. हिस्टोग्राम और वर्टिकल बार चार्ट्स क्या हैं? ग्राफिकल टेक्निक्स एंड टू एक्सप्रेस डाटा. फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी के अंदर मोस्ट सूटेड जो हैं या हिस्टोग्राम है या वर्टिकल बार चार्ट है, जिसमें हम वर्टिकल बार्स में बताते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी, इस एज ग्रुप की फ्रीक्वेंसी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी, इसकी इतनी. हिस्टोग्राम में भी इसी तरह ही होता है. Now let's discuss an example from the resource book. Frequency distribution of familiarity with the internet. अब हमने बात की familiarity with the internet. Very familiar एक value label है, एक है very familiar, very unfamiliar और very familiar और missing. अब अगर हम इस चार्ट में देखें, very unfamiliar हमारे पास दो एक्सट्रीम वैल्यूज थी. हमारी स्केलिंग जो थी उस पर 2 एक्सट्रीम वैल्यूज थी. एक तरफ वेरी अनफेमिलियर 1, वेरी फैमिलियर इज 7, फिर बीच में होगा फैमिलियर, नॉन फैमिलियर और समवट फैमिलियर, इस तरह से करके 1 to 7. अब जो 1 के ऊपर जितने लोगों का रिस्पॉन्स 1 था वो हमने देखा फ्रीक्वेंसी 0 है. किसी ने नहीं कहा कि वेरी अनफेमिलियर. अब आप फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखें. दूसरा है वेरी फैमिलियर, 4 लोगों ने कहा कि आई एम वेरी फैमिलियर विद द इंटरनेट. फिर बीच में ये सारे रिस्पॉन्सेज आ गए. मिसिंग, हमने भी बात की मिसिंग रिस्पॉन्स की. तो एक ऐसा शख्स था, एक ऐसा इंडिविजुअल या एक ऐसा रिस्पॉन्डेंट था जिसका डाटा या जिसका रिस्पांस मिसिंग था. फिर हमने इनकी परसेंटेजेस देखी, फिर वैलिड परसेंटेज, फिर क्यूमुलेटिव देखी हमने. अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम में प्लॉट करें, अभी हमने बात की अ वेरी अनफेमिलियर को हमने वैल्यू क्या दी थी? 1. कोडिंग में वैल्यू 1 दी थी और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 0. कोई लाई नहीं करता वेरी अनफेमिलियर. किसी रिस्पोंडेंट ने नहीं कहा कि आई एम वेरी अनफेमिलियर विद इंटरनेट. आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं. फिर किसी रिस्पोंडेंट ने कहा कि आई एम समवट फैमिलियर 2 पे, और 2 लोगों ने कहा था ये. फिर इसी तरह अगर हम देखें, 4 लोगों ने 4 फ्रीक्वेंसी 4 देखें और ये कहा कि आई एम वेरी फैमिलियर, जो कि हमारा कोड नंबर 7 है, वेरी फैमिलियर विद इंटरनेट. तो नंबर 7 वाला आप कॉलम देखें, नंबर 7 वाली लाइन देखें, 4. दिस इज हाउ वी ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम. Now let's discuss a case study. This is again from the resource book. Basic analysis yield Olympic results. For the 1996 Olympic Games in Atlanta, more than 2 million unique visitors came to the games and more than 11 million tickets were sold. In Sydney at the 2000 Olympic Games as well as in Athens at the 2004 Olympic Games, 5 million tickets were sold. It is obvious that this is a potential target market that cannot be ignored. 5 million. Researchers at the University of Colorado
at Boulder decided to find what motivated the international and domestic travelers to come to the Olympic Games. अब हमने किस चीज़ पे रिसर्च करनी है कि what was the motivational factor जिसकी वजह से लोगों ने इंटरनेशनली ट्रैवल किया या डोमेस्टिकली ट्रैवल किया और ओलंपिक गेम्स देखे. A survey was developed and administered to visitors to Olympic Games via personal interviews. 320 surveys were completed correctly and were used in the data analysis. The results showed that the top 3 factors that motivated people to attend the games were a once-in-a-lifetime opportunity, availability of housing, and availability of tickets. The result of this study helped planners for the 2008 Olympic Games in Beijing find what specific characteristics the city needed to improve. For instance, from this research, Beijing put funds into projects that added hotel rooms to the city. They also constructed state-of-the-art transportation and unique venues, Olympic parks, stadiums, tourist sites, so that visitors truly felt they were getting a once-in-a-lifetime experience. As this survey continues to evolve over the years, the data received will become very valuable to the next host city. The planning for the 2012 Olympic Games in London was also guided by these findings. अब मोटिवेशनल फैक्टर्स का अगर हम टेबल देखें उसमें मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या क्या हैं. टॉप पे है जी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, availability of housing, availability of tickets, distance away from home, business employment, availability of money. ये सारे मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं. 320 लोगों से एक पर्सनल इंटरव्यू करके पूछा गया कि आपके लिए टॉप प्रायोरिटी क्या है. 90 इसके आगे आप फ्रीक्वेंसी का कॉलम देखें. 95 ने कहा कि इट इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. 36 ने कहा अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसिंग. 27 ने कहा अवेलेबिलिटी ऑफ टिकट्स. परसेंटेज क्या थी? 29.7, 11.2 और 8.4. अब इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ? उसने इसका फ़ायदा भी बताया. फ़ायदा ये हुआ कि जब बीजिंग के अंदर ओलंपिक्स होने थे 2008 में, तो इस स्टडी का फ़ायदा उठाते हुए बीजिंग में वहाँ के लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि व्हाट आर द थिंग्स दैट द टूरिस्ट नीड्स. टूरिस्ट बीजिंग ओलंपिक क्यों देखने आएंगे? इसलिए आएंगे वन इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. उसके लिए उन्होंने क्या किया? उसके लिए उन्होंने ये किया, they put funds into projects that added hotel rooms to the city. They constructed state-of-the-art transportation and unique venues. Olympic parks बनाए, stadiums बनाए, tourist sites बनाई, ताकि जब टूरिस्ट बीजिंग आए ओलंपिक देखने तो आके और भी साइट्स देखें और वो उनको ट्रूली ये लगे कि दिस वाज वन इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. उन्होंने ज़िंदगी में पहले ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया. दिस वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस जो कि उनकी जिंदगी की एक यादगार मेमोरी बन जाए. सो हमारे पास ये डाटा आया थ्रू इंटरव्यूज. हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू फ्रीक्वेंसी चार्ट बनाया. फ्रीक्वेंसी चार्ट से हमें पता चला व्हाट वाज द टॉप मोटिवेशनल फैक्टर फॉर द ओलंपिक्स, फॉर द पीपल हु अटेंडेड ओलंपिक्स. नाउ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. हम डाटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं? डाटा एक्वायर कर लिया, हमने एनालिसिस कर लिया, अब हम कैसे प्रेजेंट करते हैं और उस प्रेजेंटेशन का क्या फ़ायदा होता है? Once your data has been entered and checked for errors, you are ready to start your analysis. Exploratory data analysis approach is useful in these initial stages. This approach emphasizes the use of diagrams to explore and understand your data. आप क्या करते हैं? आपने जिस तरह पिछले हमने इस केस में देखा, आपने मोटिवेशनल फैक्टर्स के अगेंस्ट उनकी फ्रीक्वेंसी देखी और इसके ऊपर बेस करके आप एक चार्ट, बार चार्ट बना सकते हैं. बार चार्ट बनाने से आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस डाटा और इंक्रीज हो जाएगी. आपको पता चल जाएगा कि बार चार्ट का क्या ट्रेंड है, कैसे
जो है किन किन फैक्टर्स का क्या क्या रिस्पांस था, कितने परसेंट किस फैक्टर का रिस्पांस आया. We have found it best to begin explanatory analysis by looking at individual variables and their components. The key aspect you may need to consider while be guided by your research questions and objectives and are likely to include. बेसिकली हम जब डाटा एनालिसिस करते हैं, हमने पिछले सेशंस में भी ये लर्न किया था, डाटा एनालिसिस से पहले अपने ऑब्जेक्टिव को और अपने रिसर्च प्रॉब्लम, अपने रिसर्च क्वेश्चन को रीविजिट कर लेना ज़रूरी है, ताकि आप जो डाटा एनालिसिस करें वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइंड हो. उसके इसको करने के लिए कौन से की एस्पेक्ट्स हैं जो ज़रूरी हैं. पहला है स्पेसिफिक वैल्यूज़, दूसरा हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज़. एक डाटा है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में आपने स्पेसिफिकली एक मोटिवेशनल फैक्टर का की वैल्यू देख ली कि इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी. ट्रेंड्स ओवर टाइम क्या है. एक दफ़ा हमने इसको देख लिया, फिर हम दोबारा अगर इसे देखना चाहें तो ओवर द ईयर क्या फ्रीक्वेंसी चेंज हुई या फ्रीक्वेंसी हुई रही. प्रोपोर्शंस क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. नाउ जब हम एक डायग्राम्स बनाते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स, कुछ चीज़ें हम फॉलो करते हैं ताकि बेटर, एफिशिएंट एंड एनहांस्ड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम दे सकें, कर सकें. उसके लिए एक चेकलिस्ट डेवलप की हुई है. अब हम उस चेकलिस्ट को देखते हैं. Checklist for diagrams and tables. For both diagrams and table, these are the questions to ask yourself. Does it have a brief but clear and descriptive title? Are the units of measurement used clearly stated? Are the sources of data used clearly stated? Are there notes to explain abbreviations and unusual terminology? Does it state the size of the sample on which the values in the table are based? For diagrams, does it have clear axis labels? Are bars and then components in the same logical sequence? Is more dense shading used for smaller areas? Is a key or legend included where necessary? For tables, does it have a clear column and row heading? Are columns and row in a logical sequence? 3 कैटेगरीज में देखा हमने, डायग्राम्स एंड टेबल्स, और फिर हमने सिर्फ डायग्राम्स और सिर्फ टेबल्स देखा. बेसिकली इसमें 2-3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है. एक तो लॉजिकल होना चाहिए, आपका सीक्वेंस लॉजिकल होना चाहिए. फिर ये कि क्लियर टाइटल हो. फिर ये कि आपका अगर डायग्राम बना रहे हैं तो एक्सेस के ऊपर आपका जो है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वाई एक्सेस पे होना चाहिए. इस तरह की बातें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है वाइल प्रेजेंटिंग योर डाटा ग्राफिकली. प्लस इसमें एक और चीज़ देखी हमने कि क्या आपने नोट्स उसमें ऐड किए हैं जो आपके एब्रीवेशंस और ऑपरेशनल या अनयूजुअल टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करते हो. क्या साइज ऑफ सैंपल आपने मेंशन किया है. क्या आपने उसमें जो है वैल्यूज़ जो हैं आपने जिस वैल्यूज़ के यूनिट्स हैं वो मेंशन किए हैं. डिस्क्रिप्टिव टाइटल मौजूद है या नहीं है. सो इन सारी बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. कब? जब हम अपने डाटा को ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहे हों. नाउ once you have explored these, you can then begin to compare and look for relationships between variables, considering in addition, conjunction, the point where value of 2 or more variables intersect, totals, interdependence and relationships. हमने
इस सेशन में बात की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे, तब हमने एक बात का बार बार हमने जिक्र किया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज़ करते हैं, जब सिर्फ एक वेरिएबल होता है। ग्राफिकल टेबुलेशन या डेटा प्रेजेंटेशन हम कब यूज़ करते हैं, जब मोर देन वन वेरिएबल हो और दोनों का हम रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के साथ। नाउ एक्सप्लोरिंग एंड प्रेजेंटिंग इंडिविजुअल वेरिएबल्स, उसके लिए क्या क्यों हम करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं? टू शो स्पेसिफिक वैल्यूज, टू शो हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज, टू शो प्रोपोर्शंस, टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज। इनका आगे हम फर्दर डिटेल में देखेंगे। नाउ हम क्या लर्न करें? एक्सप्लोरिंग एंड प्रेजेंटिंग इंडिविजुअल वेरिएबल्स। इंडिविजुअल वेरिएबल्स को कैसे हम प्रेजेंट करते हैं, किस लिए? टू शो स्पेसिफिक वैल्यूज। द सिंपलेस्ट वे ऑफ समराइजिंग डाटा फॉर इंडिविजुअल वेरिएबल्स इज टू यूज अ टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने बात की। फॉर डिस्क्रिप्टिव डाटा, द टेबल समराइजेस द नंबर ऑफ केसेस, फ्रीक्वेंसी इन ईच कैटेगरी। To show specific data for variables where there are likely to be a large number of categories or value for quantifiable data, you will need to group the data into categories that reflect your research questions and objectives. Last slide पे हमने बात की specific values के लिए हम क्या करते हैं, frequency distribution बनाते हैं। फिर हमने इसमें बात करें कि जिस वेरिएबल को हम एक वेरिएबल को स्टडी करें, अगर उस वेरिएबल की हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं या उसकी कैटेगरीज देखते हैं, उसके अगेंस्ट अगर हम उसे प्लॉट करते हैं तो क्या होता है, आपका जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है और रिसर्च क्वेश्चन है उसको मद्देनजर रख के आपने उस वैल्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है। टू शो हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और हमें क्या बताता है, हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वीक। वेरी स्ट्रॉन्ग इज 1, वेरी वीक इज 5। वेरी वीक 5 रिस्पॉन्स कितने लोगों ने दिया, कितनी फ्रीक्वेंसी थी, 10 लोगों ने कहा वेरी वीक, 5 लोगों ने कहा वेरी स्ट्रॉन्ग। 5 और 10 ये दोनों हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज आ गई, एक हाईएस्ट एक लोएस्ट। द डायग्राम ये भी हो सकता है कि हम हाईएस्ट लोएस्ट के दरमियान न्यूट्रल भी एक हो, सबसे ज़्यादा लोगों ने न्यूट्रल कहा हो, 15 लोगों ने न्यूट्रल कह दिया, रिस्पांस 15 लोगों का न्यूट्रल हो, तो हाईएस्ट रिस्पांस क्या हुआ, न्यूट्रल। इस तरह लोएस्ट रिस्पांस वो भी आप देख सकते हैं। डायग्राम्स कैन प्रोवाइड विजुअल क्लूज ऑल्दो बोथ कैटेगोरिकल एंड क्वांटिफाइबल डाटा may need grouping. For categorical and discrete data, bar charts and pictograms are both suitable. Most researchers use a histogram for continuous data. Prior to being drawn, data will need to be grouped into class intervals. इस स्लाइड पे हमने 3 पॉइंट्स में किसकी बात की है, क्लास इंटरवल की, ग्रुप्स की, कैटेगरीज की। एज, अगर हम एज एक वेरिएबल है तो उसके हम कैटेगरीज या ग्रुप्स बना लेते हैं। और कैसे बना लेते हैं, हम देख लेते हैं कि जी 20 साल से 30 साल की एक कैटेगरी है, 31 साल से 40 साल की दूसरी कैटेगरी है, 41 साल से 50 साल की तीसरी कैटेगरी। 3 कैटेगरीज हैं और तीनों के अंदर क्लास इंटरवल कितना, 10 का, 10 का। This is an example of bar chart. Production, professional, management, senior management, grade. Production के लोग किस ग्रेड के होंगे, प्रोडक्शन के लोग होंगे एक ग्रेड, मिडिल ग्रेड या ग्रेड, हम जैसे गवर्नमेंट में 18 ग्रेड है, 19 है, 17 है, 16 है, 20, 21, 22। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पे ग्रेडिंग की बात करें तो प्रोडक्शन के लोगों का ग्रेड क्या है, फिर प्रोफेशनल
जो हैं उनका ग्रेड क्या है, मैनेजमेंट का ग्रेड क्या है, सीनियर मैनेजमेंट का ग्रेड क्या है। अब ये बार चार्ट क्या शो कर रहा है, प्रोडक्शन के लोग सबसे ज़्यादा हैं, फिर प्रोफेशनल के लोग थोड़े हैं, फिर मैनेजमेंट के लोग बहुत थोड़े हैं, फिर सीनियर मैनेजमेंट तो बहुत थोड़ी सी है। ये क्या हम इस फिगर में देख रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ अ सर्टन इंजीनियरिंग कंपनी, केजीडी इंजीनियरिंग। दिस इज अ हिस्टोग्राम, इसमें भी हम वही देखते हैं, अमाउंट स्पेंड पर विजिट इन पाउंड्स। ये जी कस्टमर स्पेंडिंग पर विजिट है वुलॉन सुपरमार्केट। वुलॉन सुपरमार्केट एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसने एक सर्वे कराया और उसने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी क्या है कस्टमर्स की एक सर्टेन टाइम के ऊपर और उनकी कितने पैसे वो खर्चते हैं उस टाइम पे। क्रिसमस के दिनों में अगर कितने लोग थे जिन्होंने कि 500 पाउंड खर्चे, कितने लोग थे जिन्होंने 1000 पाउंड खर्चे, कितने थे जिन्होंने 1500 खर्चे, 2000 पाउंड खरीदे, 2000 पाउंड खर्चे। सो दिस इज अ हिस्टोग्राम टू शो ट्रेंड्स। Trends can be presented only for variables containing quantifiable longitudinal data. The most suitable diagram for exploring trends is a line graph. Line graph क्या होता है, एक्सेस के ऊपर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई एक्सेस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप एक अपने वैल्यूज़ को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देते हैं और उन वैल्यूज़ को आपस में लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। लाइन आपको डिपेक्ट करती है आपका कर्व कि लाइन कैसी जा रही है। आपका लाइन जो है वैल्यूज़ जो हैं पहले हायर साइड पे थी, ऊपर को जा रही थी, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई। लाइन का कर्व आप देखते हैं। दिस इज़ व्हाट अ लाइन ग्राफ इज। और ये क्या शो करता है, हमें इससे क्या पता चलता है, ट्रेंड शो करता है। ट्रेंड, सेल्स ग्रोथ, सेल्स का ट्रेंड। अगर तो ये कर्व आपका ऊपर को जा रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जी आपकी सेल्स बढ़ रही हैं। ट्रेंड ऊपर को जा रहा है, नीचे को जा रहा है तो सेल्स कम हो रही हैं। नाउ दिस इज हाउ आवर लाइन ग्राफ लुक्स लाइक। जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक्सेस पे हमने टाइम प्लॉट किए, वाई एक्सिस के ऊपर हमने सेल्स प्लॉट की हुई, टाइम इन मंथ्स। अब जैसे जैसे मंथ्स बढ़ रहे हैं, हर महीने की सेल हम ग्राफ पे प्लॉट करते जा रहे हैं। उसके बाद हम जितनी हमने ग्राफ पे पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए, प्लॉट किए, उन सबको आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो आपको एक लाइन दे देता है। इनिशियली आपकी लाइन सेल ऊपर जा रही है, फिर आपकी अराउंड दिसंबर 2000 आपकी लाइन नीचे ड्रॉप करती है, फिर वो आपकी दोबारा सेल्स इंक्रीज करना शुरू करती हैं और सितंबर 2001 में फिर आपकी ड्रॉप कर जाती हैं। इस तरह करके जा रहे हैं। So this is a line graph. To show proportions, हम क्या इस वक्त लर्न कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, exploring and presenting individual variables। हमने जब वेरिएबल्स को एक्सप्लोर करते हैं और उसको फिर प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट किसी टूल या किसी तरीके से करते हैं, तो दो तरह के लिए करते हैं। एक इंडिविजुअल वेरिएबल्स को करते हैं और एक हम कंपैरिजन भी करते हैं अमंग वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स और मोर देन टू वेरिएबल्स का हम कंपैरिजन भी करते हैं। उसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। इस वक्त हम इंडिविजुअल वेरिएबल की बात कर रहे हैं और हमने उससे इसमें पिछली स्लाइड्स के ऊपर देखा कि हम लाइन ग्राफ कब ड्रॉ करते हैं, हिस्टोग्राम हम कब ड्रॉ करते हैं। नाउ अगर हमने प्रोपोर्शंस बताने हो, पहले हमने लास्ट स्लाइड पे देखा अगर हमने ट्रेंड्स बताने हो, अब हमने प्रोपोर्शन बताना। रिसर्च हैज शोन दैट मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड डायग्राम्स टू एम्फसाइज द प्रोपोर्शंस और शेयर ऑफ अकरेंस इज द पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है जी, एक
सर्कल ड्रॉ कर लें, 100% सर्कल, उसका आप डिवाइड कर लें आपस में। मेरे कंपनी में शेयर्स हैं, एक कंपनी है, हम 3 बंदे हैं, 3 बंदों के शेयर्स हैं। मेरे पास कंपनी के 50% शेयर्स हैं, एक बंदे के पास 20%, एक के पास 30%। अब वो गोल, अगर हम एक सर्कल ले लूँ, उस सर्कल कंप्लीट सर्कल इज 100%। अब मैं 30 शेयर 30% एक बंदे को एलोकेट करते तो 20 एक को करते, बाकी का 50 का स्लाइस जो है वो सारा मेरा है, वो मेरे शेयर्स डिपिक्ट करता है। ऑल्दो बार चार्ट्स हैव बीन शोन टू गिव इक्वली गुड रिजल्ट्स, मैं बार चार्ट में भी प्रोपोर्शंस को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। बार चार्ट में कैसे कर सकता हूँ, उसके अंदर मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ 100 शेयर्स की, और उसको आपस में डिवाइड कर लेते हैं 3 लोगों में। A pie chart is divided into proportional segments according to the share each has of the total value, जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया। For continuous and some discrete and categorical data, you will need to group data prior to drawing the pie chart, as it is difficult to interpret pie charts with more than 6 segments. 6 से ज़्यादा segments अगर हो जाएं तो फिर क्या होता है, उससे इंटरप्रेट करना, उसको उसकी डिवीजन फर्दर करना मुश्किल हो जाती है, वो छोटे छोटे से स्लाइसेस बनना शुरू हो जाएंगे। जितना छोटा स्लाइस होगा उतना उसको उस चार्ट को मेजर करना, उसकी इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाता है। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेबल कि आप 6 से ज़्यादा उसकी कैटेगरीज या उसके स्लाइसेस या सेगमेंट्स बनाएं। This is what I had been talking about. This is a pie chart. क्या है? Breakdown of sales by region. अब इसमें कितने regions हैं? 5. Northern region, Eastern, Southwest, Midlands and South. Northern जो सबसे dark part है, that is Northern region, जो कि total का 8% है। ईस्टर्न उससे लाइटर पार्ट है जो कि 10% है। साउथ वेस्ट 17% है लाइटर, और जो बिल्कुल लाइटर पार्ट है दैट इज मिडलैंड्स 22%। साउथ ईस्ट वाइट पार्ट इज साउथ ईस्ट, दैट इज 43% ऑफ द टोटल सेल्स। साउथ वेस्ट जो है, हमें क्या इस वक्त इस पाई चार्ट से पता चल रहा है कि साउथ वेस्ट रीजन जो है इट गिव्स sale of 43% of the total sale of MNS Limited. टोटल सेल अगर 10.4 मिलियन है तो वो आप उसको इस परसेंटेज वाइज इसमें डिवाइड कर सकते हैं आप इसमें। To show distribution of values, this can be seen by plotting either a frequency polygon or a histogram for continuous data, or a frequency polygon or a bar chart for discrete data. इसकी भी हम illustration देखते हैं। Let's first talk about an example. पहले एक example discuss कर लेते हैं। As part of audience research, people attending a play at a provincial theatre were asked to complete a short questionnaire. This collected responses to 25 questions, including how many plays, including this one, have you seen at the theatre the past year? This play is good value for money. Strongly disagree, agree, strongly agree. How old are you? अब ये क्या है? Questions हैं। Questionnaire में से एक part हमने लिया है। अब questionnaire क्या पूछता है? This play is good value for money. अगर आप कहते हैं स्ट्रांगली एग्री तो आप नंबर 4 को टेक करते हैं। एज कैटेगरी 2 में 18 to 34 की एज में आप फॉल करते हैं। एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस वर अंडरटेकन यूजिंग एनालिसिस सॉफ्टवेयर एंड डायग्राम्स वर जनरेटेड फॉर क्वेश्चन नंबर 3 which collected discrete data. The aspect that were most important were the distribution of values and the highest and lowest number of plays seen. A bar chart was therefore drawn.
अगर हम इस तरह का क्वेश्चन आयर हम रिस्पांस लें डिफरेंट रिस्पोंडेंट से और उसके बाद हम उसका जब एनालिसिस करते हैं तो इम्पॉर्टेंट हमें उस डिस्ट्रीब्यूशन में इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या देखने वाली हैं, हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर ऑफ प्लेस सीन, उसके लिए हम एक बार चार्ट ड्रॉ करते हैं। नाउ हमने लास्ट स्लाइड में क्या देखा था, हमने लास्ट स्लाइड में एक एग्जांपल देखी थी कि 60 रिस्पोंडेंट्स हैं जिनसे हमने एक क्वेश्चन आया हमने फिल कराया, जो इसमें 25 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 2 सवाल ये थे कि दिस प्ले इज गुड वैल्यू फॉर मनी। लोगों ने जवाब दिया स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, एग्री, हाउ ओल्ड आर यू, आप उनसे एज पूछी गई थी। अब अगर हम इस डाटा की बेस के ऊपर हम एक एनालिसिस जनरेट करते हैं, एक हम बार चार्ट बनाते हैं, तो वो इस तरह का होगा। बार चार्ट में वाई एक्सेस पे नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स, एक्सेस पे नंबर ऑफ प्लेस सीन इन ईयर एंडिंग अगस्त 2002। हम अभी बात कर रहे थे कि वाई एक्सेस के ऊपर हमने प्लॉट किया नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स, एक्स एक्सेस पे हमने प्लॉट किया नंबर ऑफ प्लेस सीन इन द ईयर एंडिंग 2002। और ये बार चार्ट क्या डिपेक्ट करता है, ये बार चार्ट हमें ये बताता है कि बार नंबर 1 को अगर हम स्टडी करें तो 51 रिस्पोंडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पिछले 1 साल में एक प्ले देखा, 48 लोग ऐसे रिस्पोंडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पिछले 1 साल में 2 प्लेस देखे, 60 रिस्पोंडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पिछले 1 साल में 3 प्लेस देखे। इसी तरह 2 रिस्पोंडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पिछले 1 साल में 10 प्लेस देखे, 10 से ज्यादा किसी ने प्लेस नहीं देखे, हाईएस्ट वाज 10। So this is an example of bar chart। हमने उसके लिए कौन सा डेटाबेस यूज किया, उसके लिए हमने यूज किया एक क्वेश्चन आयर, 25 सवाल थे, उसमें से 2 सवाल ये थे कि दिस प्ले इज गुड वैल्यू फॉर मनी और हाउ ओल्ड आर यू, आपकी एज ग्रुप क्या है और ये गुड वैल्यू है, यानी उस पर बेस करके हमने एक एनालिसिस जनरेट किया, एक बार चार्ट बनाया जिसका भी हमने डिस्कस किया। नाउ अब हमने देखा कि इसी में क्वेश्चन नंबर 24 था जिसमें हमने देखा कि हमने एज पूछी थी रिस्पोंडेंट से। दिस क्वेश्चन हैड ग्रुप्ड कंटिन्यूस डाटा इनटू 4 unequal width age groups. For this analysis, the most important aspect was the specific number of respondents in each age category, and so a table was constructed. पाई चार्ट हमने बना लिया, टोटल हमारे रिस्पोंडेंट्स 305 थे, 305 में से हमने कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा स्ट्रांगली डिसएग्री, कितने लोग थे जिन्होंने कहा डिसएग्री, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, किस चीज को, हमारी गुड वैल्यू फॉर मनी को। हमने उनसे सवाल पूछा था कि ये प्ले जो है इज इट अ गुड वैल्यू फॉर मनी या नहीं, स्ट्रांगली एग्री करते हैं या स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, और कितने % लोग और किस एज ग्रुप में फॉल करते हैं, उसका अब हमने एक चार्ट ड्रॉ किया, हमने एक पाई चार्ट ड्रॉ किया, तो हमें पता चलता है कि 1% लोग ऐसे थे जो कि स्ट्रांगली डिसएग्री करते थे, इट्स नॉट अ गुड वैल्यू फॉर मनी। फिर 4% लोग ऐसे थे जो डिसएग्री करते थे, 34% ऐसे थे जो कि स्ट्रांगली एग्री करते थे, और 61% लोग वो थे जो एग्री करते थे कि ये स्क्रीन प्ले जो है इट इज अ गुड वैल्यू फॉर मनी। नाउ अब अगर हम एज ग्रुप्स का हम एक फ्रीक्वेंसी देखें, एज ग्रुप हमने क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा था, लेस देन 18 13 है,
फ्रीक्वेंसी 13 है, 18 to 34 is 63, 35 to 64 is 160, 65 plus is 64, टोटल 300। और 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने जवाब नहीं दिया। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से एक तो चीज़ हमें यह पता चली कि 5 इसमें अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एन का हम क्रॉस टेबुलेशन टेबल बनाएं तो उसमें 0 वैल्यू भी आ जाएगी। 0 वैल्यू का मतलब 5 लोगों ने जवाब ही नहीं दिया, 5 लोगों का 0 आ गया। ऑडियंस क्वेश्चनर सर्वे था ये 2002 के लिए। नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। इस सेशन में हमने 3 मेन चीजें देखी। लेट्स डू अ क्विक रिव्यू। हमने 3 मेन चीजें देखी। पहली थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कब करते हैं? सिंगल वेरिएबल हो तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्ट करते हैं। क्या फायदा है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनती कैसे है? फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्लॉट कैसे करते हैं? फिर हमने देखा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम कब करते हैं, पाई चार्ट्स कब बनाते हैं, हिस्टोग्राम्स कब बनाते हैं, प्रोपोर्शनल बार चार्ट्स कब बनते हैं। फिर हमने देखा डिफरेंट सिनेरियोज देखे, एक्सप्लोरिंग एंड प्रेजेंटिंग इंडिविजुअल वेरिएबल्स, कि हम इंडिविजुअली अगर एक वेरिएबल को हमने प्रेजेंट करना है तो उसके लिए कौन से सिनेरियो में कौन सा टूल जो है अप्लाई होगा। कुछ ऐसे सिनेरियो जिसके अंदर हमने देखा कि हम पाई चार्ट बना सकते हैं, कुछ में बार चार्ट बना सकते हैं। पाई चार्ट हम उस वक्त बनाते हैं जब हम प्रोपोर्शंस के अंदर, चंक्स के अंदर सेगमेंट्स बना देते हैं। कुछ में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। कुछ में हमने देखा कि हम लाइन या बार चार्ट, एक लाइन ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं। कुछ में एक स्कैटर ग्राफ भी ड्रॉ होता है और हम उस पर डिफरेंट अपनी वैल्यूज प्लॉट कर लेते हैं। तो और फिर हमने इसमें यह भी देखा कि बार चार्ट बनाते हैं तो बार चार्ट अगर प्रोपोर्शनेट उसमें हमने बनाना हो तो कलर कोडिंग करके हम कैसे बार चार्ट, और कलर कोडिंग करके हम पाई चार्ट कैसे बना सकते हैं। और वो एक तो क्या कैसा डेटा वो रिप्रेजेंट करता है, किन सिचुएशंस के अंदर वो एप्लीकेबल होता है, और हम उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। तो ये सारी बातें थी, ये सारे मेन आउटकम्स थी आज के सेशन की। नेक्स्ट सेशन में हम आज हमने इंडिविजुअल वेरिएबल्स को टारगेट किया था इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में अब हम बात करेंगे अगर हम दो से या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो उनका कंपैरिजन कैसे होता है, कंपैरेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करती है। उन सिचुएशन के अंदर हम कौन कौन से ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रेजेंटेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, उसमें डाटा एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो ये नेक्स्ट सेशन में अब हम इसको लर्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच।